हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 2 राजा और उनके राज्य को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले कि हम सूचित करना चाह रहे हैं आपको कि हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री, 6, 7, 8 ज्योग्राफी और क्लास 7 का हिस्ट्री प्रोग्रेस पे है और आज चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे। तो चैनल पे हमारा हर शाम वीडियो दिया जाता है और पूरी एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 कंप्लीट कराई जाएगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल की। तो इस तरह के वीडियो प्राप्त कर सीटेट और जीके जीएस की बेस्ट तैयारी के लिए, एक अच्छी और मजबूत तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही हमारा वीडियो पड़े आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं चैप्टर 2 राजा और उनके राज्य। तो बात है 7वीं शताब्दी के बाद की। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। जैसा कि आप मानचित्र 1 में देखेंगे, उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। ये देखिए, ये 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का मैप है। ये सभी गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चंदेल और इनके स्थल कहाँ कहाँ, उत्कल पहले उड़ीसा को बोला जाता था, कलिंग इसकी राजधानी थी, राष्ट्रकूट, मानखेड़, चोल, चेर, पांड्यन, ये सब देख रहे हैं। तो इस तरह से नए राजवंशों का उदय 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो भूस्वामियों को मातहत या सामंत कहा जाता था। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं। किसकी उम्मीद की जाती थी? उपहार की। उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी जो होता था उसे महामंडलेश्वर कहा जाता था, इत्यादि घोषित कर देते थे। तो महामंडलेश्वर कौन होते थे? जो पूरे मंडल के महान स्वामी सामंत होते थे। तो कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। तो राष्ट्रकूट जो थे वो दक्कन में थे, उनका शासन दक्कन में था और वे राजा से अपने को स्वतंत्र किए हुए सामंत थे। राष्ट्रकूट शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। किनके अधीनस्थ थे राष्ट्रकूट? तो चालुक्य राजा, कर्नाटक के चालुक्य। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ शाब्दिक नामक एक अनुष्ठान किया। जब वह अनुष्ठान ब्राह्मणों की, हिरण्यगर्भ का मत सोने का गर्भ होता है, इसका इसने अनुष्ठान किया और यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। तो यह माना जाता था कि इससे याजक, जजमान क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। तो इसका मतलब राष्ट्रकूट शासन के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। और ये चालुक्य, कर्नाटक के चालुक्य से अपनी अधीनता से मुक्त कराया था। और कौन सा अनुष्ठान कराया था? हिरण्यगर्भ, जिसका अर्थ होता है सोने का गर्भ। किसके सहायता से? तो ब्राह्मणों की सहायता से। इस प्रकार से आप
याद रखिएगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदंब, मयूर शरमण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। तो गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ये ब्राह्मण, मयूर शरमण ये लोग ब्राह्मण थे, लेकिन जब ये शस्त्र को धारण कर लिए तो ये बाद में क्षत्रिय हो गए थे। राज्यों में प्रशासन किस प्रकार से था, ये चलिए देखते हैं। तो इन नए राज्यों में से कईयों ने महाराजाधिराज, महाराजाधिराज का क्या अर्थ होता है, राजाओं के राजा को महाराजाधिराज कहा जाता है। त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी कि 3 भुवनों का स्वामी, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। चलिए, इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, राजस्व व्यापारी से भी लिया जाता था। 400 कर, ये क्या होता था, देखिए 400 कर क्या होता था। 400 कर तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। तो 400 कर क्या है, तो तमिलनाडु के चोल वंश के शासकों, चोल वंश का ये 400 से ज्यादा जो कर का शब्द सूचक मिला है, वहीं 400 कर कहलाता है। यह चोल वंश से संबंधित है। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी। सबसे ज्यादा किस कर का उल्लेख किया गया है, वेट्टी का, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। किस प्रकार लिया जाता था, श्रम के रूप में, यानी जबरन श्रम। और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। कदमाई क्या था, भू राजस्व। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। प्रशस्तियां और भूमिदान, ये क्या था, इसको देखते हैं। तो प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। ये देखिए नागभट्ट की उपलब्धियां। नागभट्ट कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। अपने पिछले साल यानी कि 6 क्लास में गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, जो इलाहाबाद में हरिसेन के द्वारा बनवाई गई थी, पढ़े थे हम लोग। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कार्यों का वर्णन इस प्रकार के किया गया है। तो प्रतिहार नरेश नागभट्ट का कहाँ से मिला है प्रशस्ति, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश से। आंध्र, सैंधव यानी कि सिंधु, विदर्भ, महाराष्ट्र का एक हिस्सा होता था विदर्भ, और कलिंग
उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा और उनके आगे तथा धाराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंग यानी कि बंगाल का हिस्सा, अनर्त यानी गुजरात का हिस्सा, मालवा यानी कि मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुरुस्क, तुर्क, वत्स, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया था। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। तो ब्राह्मणों को क्या अनुदान में दिया जाता था? तो भूमि अनुदान में दिया जाता था। भूमि अनुदान में दिया जाता था। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिया जाता था। तो ये देखिए, इसमें अभिलेख कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। ये देखिए ताम्रपत्र ही भोजपत्र पर लिखा हुआ है। थोड़ा तमिल में लिखा हुआ, यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा भूमि अनुदान का उल्लेख, जिन कड़ियों में से पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। ये देख रहे हैं। अब चलिए, भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था? यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश था। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर वह चीजें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बाबी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर भी बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंध का निर्माण हो। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया था। तो ये कल्हड़ का क्या था? कल्हड़ के द्वारा 12वीं शताब्दी में संस्कृत में जो रचना की गई उसका नाम राजतरंगिणी है। कल्हड़ ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ था। उसका नाम था राजतरंगिणी। अब धन के लिए युद्ध होता था। ये क्या है? आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। तो ये गंगा घाटी का कन्नौज नगर इतना महत्वपूर्ण था कि अक्सर इसके लिए लड़ाई हुआ करता था। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है। उसमें गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक, माने 100 वर्षों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते थे। इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता था। इसमें कौन कौन थे? गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा, देखिए यहाँ आया है, त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे।
अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक था। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार, भारतीय उपमहाद्वीप पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया। कब से कब तक? 1000 से 1025 ईस्वी के बीच में। यह अंतिम आक्रमण सोमनाथ के विरुद्ध किया था 1025 में। उसका निशान थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया था। युद्ध करने वाले राजाओं में चाहमान भी थे। चाहमान जो कि चौहान कहे जाते हैं, वे चाहमान भी, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। तो दिल्ली और अजमेर के जो क्षेत्र पर शासन करते थे उनका नाम था चाहमान या चौहान। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। तो गढ़वाल कहाँ थे? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में। और चालुक 3 प्रकार के चालुक थे, बेंगी के चालुक, कर्नाटक के चालुक और गुजरात के चालुक। इनसे जो है गुजरात के चालुक्यों से लड़ाई लड़नी पड़ी थी। चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया था तराइन के प्रथम युद्ध में। लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों इन्हें राजा जयचंद के धोखाधड़ी के कारण हार का सामना करना पड़ा था। तो जो है 1192 का जो युद्ध हुआ उसमें पराजित हुए और 1191 के युद्ध में ये सफल हुए थे। अब चोल राज नजदीक से एक नज़र चोलों के बारे में देखते हैं। तो मेरे समझ से आज यह एक सेशन आज ही समाप्त करते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी और एक समाप्त भी नहीं होगी। कल एक पार्ट और लेकर के आएंगे हम लोग और इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो वॉचिंग के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।